मेरे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। उद्धव आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। हमारी पहली अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। 1967 के साथ बाद से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लोगों के सामने आने वाले साक्षरता के मुद्दे के बारे में दुनिया में जागरूकता बढ़ाना और सभी लोगों के लिए साक्षरता बढ़ाने में मदद करने वाले अभियानों का समर्थन करना भी आवश्यक है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 के लिए वर्ष की थीम के रूप में ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस घोषित किया है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। यूजीसी शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब ई समाधान नामक एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान करेगा, जिसे हाल ही में चालू किया गया था। यूजीसी के अनुसार यह मंच पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुचित व्यवहार को रोकता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक समयबद्ध तंत्र प्रदान करता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोग ने रैगिंग रोधी हेल्पलाइन को छोड़कर अपने मौजूदा पोर्टल में हेल्पलाइन का विलय कर दिया है और नया पोर्टल विकसित किया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। अमलान बोरगोहेन ने अखिल भारतीय रेलवे चैंपियनशिप में 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अमलान बोरगोहेन हाल ही में रायबरेली में अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10.25 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक बन गए। 24 वर्षीय ने अमिया मलिक के समय को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2016 में 10.26 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर दौड़ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ट्वीट कर CBAIR एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमलान की उपलब्धि की जानकारी दी। अमलान का 100 मीटर में पिछला सर्वश्रेष्ठ 10.34 सेकंड था, जो उन्होंने पिछले साल वारंगल में नेशन ओपन में हासिल किया था। अगली रिपोर्ट है रैंक के बारे में। 2040 तक भारतीय हवाई यातायात 60% की दर से बढ़ सकता है, बोइंग में कहा गया। बोइंग ने कहा कि 2040 तक देश के हवाई यातायात में प्रति वर्ष औसतन 7% की वृद्धि होगी, जबकि देश के वाहक ईंधन की ऊंची कीमतों, रुपए के मूल्यह्रास और कम किराए जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। निर्माता के भारत के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कहा कि जहां भारत का हवाई यातायात 2040 तक 6.9% बढ़ेगा, वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार 5.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ेगा। गुप्ते ने कहा कि भारत में हर दिन लगभग 23 मिलियन लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं और अगर उनमें से 1% भी विमानन की ओर जाता है तो हवाई यातायात 2 गुना हो जाएगा। अगली अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। SBI रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 15.7% रहने का अनुमान लगाया गया। SBI इकोरैप की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कम आधार प्रभाव और कोविड प्रतिबंधों में ढील के कारण खपत को बढ़ावा देने के कारण 15.7% रहने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में प्रगति, वैश्विक स्लिप ओवर, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बाहरी मांग में कुछ कमी के बावजूद देखी जाती है, क्योंकि भू राजनीतिक विकास विश्व व्यापार पर अपना प्रभाव डालते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने वित्त वर्ष 2023 के लिए पूरे साल के विकास के अनुमान को संशोधित कर 7.5% से कम 6 से 8% कर दिया है। अगली अपडेट की और ये अपडेट है समितियों के बारे में। महिला उद्यमियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने पेश की महिला निधि। व्यवसाय में महिलाओं के लिए आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू कर दी है। ऋण योजना का मूल ऋण के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने 2022-23 के बजट में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला निधि योजना की घोषणा की थी। यह योजना महिलाओं को व्यापार विस्तार के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा नए व्यवसाय शुरू करने के लिए भी शुरू की गई है। अगली अपडेट है
न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में माध्यम से घोषणा की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया कि 36 वर्षीय क्रिकेटर ने देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ चर्चा के बाद अपना निर्णय लिया। डी ग्रैंडहोम ने एक प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ संन्यास लिया। खासकर टेस्ट में उन्होंने 29 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया, 38.70 पर 1432 रन बनाए और 49 विकेट के लिए। उन्होंने पटन में भारत के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। टाटा मोटर्स ने मार्को पोलो की हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उनसे अपने बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर टाटा पोलो मोटर्स लिमिटेड में अपने पार्टनर मार्को पोलो की हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। दिसंबर 2020 में टाटा मोटर्स और मार्को पोलो ने एक समझौता किया था, जिसके तहत घरेलू ऑटोमेकर अपने ब्राजीलियाई भागीदारी की 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हुए थे। टाटा मोटर्स ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने टाटा मार्को पोलो मोटर्स लिमिटेड में मार्को पोलो 7 द्वारा आधारित संपूर्ण शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौते के तहत प्रतिक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण अभियान के हिस्से के रूप में 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। पोषण माह 2022 का केंद्रीय विषय महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा है। पोषण का माह उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों के सुधार करना है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के हिस्से के रूप में मंत्रालय महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायतों के रूप में शामिल करने की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। बेरोजगारी दर 8.3% की साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार कि बेरोजगारी दर अगस्त में एक साल के उच्च स्तर पर 8.3% पर पहुंच गई है, जब रोजगार क्रमिक रूप से 2 मिलियन गिरकर 354.6 मिलियन हो गया। जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर 6.8% थी और रोजगार 397 मिलियन था। CMIT के आंकड़ों में कहा गया है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त के दौरान हरियाणा में सबसे अधिक 37.3% रोजगारी थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 30.8%, राजस्थान में 31.4%, झारखंड में 17.3% और त्रिपुरा में 16.3% थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।